गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। एयर पोल्यूशन में ही इंक्लूड किया गया था साउंड पोल्यूशन को। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर के लास्ट में अपन पढ़ रहे थे बच्चों, वैक्यूलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक केस स्टडी, दिल्ली वाली केस स्टडी अपन पढ़ रहे थे, जहाँ पर व्हीकल की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था और वो वैक्यूलर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज दिल्ली और इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी, वो चीज़ें अपन बच्चों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी के लास्ट में जो चीज़ अपनी बुक में दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी लॉन्च की। ध्यान से समझना बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें कुछ नॉर्म्स बनाए गए। जो फ्यूल है, वैक्यूलर फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल, उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए और उन फ्यूल्स के अकॉर्डिंग ही जो व्हीकल्स के इंजन होते हैं उनमें भी कुछ चेंजेज किया गया। तो इस तरीके के कुछ नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बनाए। तो अब ध्यान से समझेंगे क्या है ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ये जो बच्चों ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, फॉर रिडक्शन ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन, व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को कम करने के लिए ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई गई। पहली बात तो ठीक है। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल, फ्यूल के लिए बच्चों क्या बनाए गए, नॉर्म्स बनाए गए, नियम बनाए गए। मींस स्टेडियली रिड्यूसिंग द सल्फर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, सल्फर कंटेंट एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। और नॉर्म्स में बच्चों क्या निर्धारित किया गया कि जो फ्यूल है पेट्रोल और डीजल, उनमें सल्फर कंटेंट और एरोमेटिक कंटेंट को क्या किया जाए, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जाए। ऐसा बच्चों न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बताया गया। देखो, यूरो थर्ड नॉर्म्स, ये जो यूरो थर्ड नॉर्म्स हैं ये बच्चों किसके लिए हैं, फॉर पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल के लिए है बच्चों ये यूरो थर्ड नॉर्म्स। क्या बात बताई गई, स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। तो क्या बात बताएगी कि सल्फर कंटेंट कहां पर नियंत्रित होना चाहिए, 350 ppm से ज्यादा तो सल्फर कंटेंट डीजल में नहीं होना चाहिए और 150 ppm से ज्यादा सल्फर कंटेंट पेट्रोल में नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका जो अमाउंट है वो भी 42% से ज्यादा बच्चों नहीं होना चाहिए फ्यूल के अंदर। ऐसा ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंदर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू रोड मैप, जो भी नियम कानून बनाए गए, रोड मैप बनाए गए, उनके अकॉर्डिंग रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm, सल्फर को रिड्यूस करना है, सल्फर कंटेंट को 50 ppm तक इन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल में, एंड ब्रिंग डाउन द लेवल टू 35%। और लेवल को कहां तक लाना है, 35% तक। इसका मान लो ठीक है कि जो सल्फर कंटेंट है उसको तो 50 ppm तक लेकर आना है और एरोमेटिक कंटेंट है उसको 35% तक लेकर आना है। अब चलो, ये तो सारी बातें हो गई बच्चों किसके लिए, फ्यूल के लिए। अब देखो, करस्पॉन्डिंग
टू द फ्यूल व्हीकल इंजन्स विल नीड टू बी अपग्रेडेड। फ्यूल के अकॉर्डिंग व्हीकल्स के इंजन को भी क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। आपने बच्चों 1-1.5-2 साल पहले खूब ऐसी खबरें भी पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर न्यूज़ वगैरह में भी आया था कि पुरानी जो गाड़ियां थी वो बहुत सस्ते दामों में मिल रही थी। तो उसका रीजन क्या था बच्चों, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो पुराने इंजन वाले व्हीकल थे हैं, उनकी रेट को काफी गिराकर और वो लोगों को जल्दी से सेल कर रही थी। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लिया था कि साहब इस टाइम पीरियड तक ही इस प्रकार के व्हीकल का आरटीओ में इंश्योरेंस हो सकता है। तो बच्चों ऑटोमोबाइल कंपनीज के सामने अब चैलेंज क्या था कि या तो जल्दी से उन व्हीकल्स की वो सेल करे, या फिर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग व्हीकल इंजन्स को क्या करे, अपग्रेड करे। तो अब नई चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ठीक है, 3 व्हीलर हो या और मल्टी व्हीलर व्हीकल्स हों, उन सब के अंदर बच्चों व्हीकल के इंजन के लिए अपग्रेडेशन किया जा चुका है। देखो मास इमिशन स्टैंडर्ड्स जो थे BS सेकेंड, भारत स्टेज सेकेंड, ये जो बच्चों BS लिखा हुआ है ना, इस BS से आपको मतलब क्या लगाना है, भारत स्टेज। तो भारत स्टेज सेकंड जो अपग्रेडेशन थे वो यूरो सेकंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थे। ध्यान रखना बच्चों, ये BS जो टर्म है, ये BS टर्म तो किसके लिए काम में ली जा रही है, इंजन के लिए, और जो ये यूरो है ये फ्यूल के लिए। तो जो भारत स्टेज सेकंड अपग्रेडेशन था इंजन्स का, वो बच्चों किसके इक्विवेलेंट था, यूरो थर्ड नॉर्म्स के इक्विवेलेंट था। नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, इंडिया की किसी भी सिटी में वर्तमान में ना तो इंजन्स में ये स्टेज है और ना ही यूरो सेकंड नॉर्म्स है। प्रेजेंट मास इमिशन स्टैंडर्ड आर फॉलोज, प्रेजेंट में जो मास इमिशन स्टैंडर्ड है वो कौन से हैं, देखो 4 व्हीलर के लिए BS4 मिनिमम, इंजन कैसा होना चाहिए, BS4 होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया थ्रू आउट ऑफ कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में सिंस अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 से ही कंप्लीट कंट्री में BS4 स्टैंडर्ड अप्लाई हो चुके हैं 4 व्हीलर के लिए, BS4 स्टैंडर्ड अप्लाई हो चुके हैं 3 व्हीलर के लिए, BS4 स्टैंडर्ड अप्लाई हो चुके हैं 2 व्हीलर के लिए सिंस अप्रैल 2017 से। अब तो बच्चों BS6 इंजन वाली बाइक्स वगैरह कारें ये भी मार्केट में आ चुकी है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का भी फैशन अब अपने इंडिया में बच्चों प्रचलन में है। तो ये जो सारी प्रयास किए जा रहे हैं ये बच्चों एयर पोल्यूशन के लेवल को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जब किए गए तो बच्चों कुछ हद तक जो दिल्ली के अंदर वैक्यूलर एयर पोल्यूशन था उसका लेवल कुछ कम हो पाया। इस तरीके से बच्चों कंप्लीट होता है एयर पोल्यूशन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन। देखो बच्चों, वाटर पोल्यूशन। अब देखो बच्चों, वाटर पोल्यूशन अपने को डिस्कस करना है। ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी मेंटेलिटी कैसी बनी हुई है। जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिजर्वियर है,
या ऐसे मान लो बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स वाटर बॉडी का यूज कर रहे हैं एज ए डिस्पोजिंग यूनिट फॉर वेस्ट। वेस्ट डिस्पोजल के लिए ह्यूमन बीइंग्स वाटर बॉडी का यूज कर रहे हैं। तो अपन ऐसा मान सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड वाटर बॉडीज एज ए डिस्पोजल यूनिट। ह्यूमन बीइंग्स बच्चों वाटर बॉडीज का यूज कर रहे हैं एज ए डिस्पोजल यूनिट फॉर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। या अपनी मेंटेलिटी ही बच्चों कैसी बनी हुई है कि पानी में डाल दो, कोई भी वेस्ट हो उसको पानी के अंदर डाल दो, पानी सब कुछ बहाकर ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके की मेंटेलिटी अपनी बनी हुई है कि किसी भी चीज को अपन, कचरे को, वेस्ट को पानी में बहा देते हैं, पानी सब कुछ बहाकर ले जाएगा। अब चलो पानी सब कुछ बहाकर ले जाएगा, लेकिन किसी बड़े रिजर्वियर में है, किसी बड़ी वाटर बॉडी में जब वो पानी पहुंचेगा तो एक्वेटिक लाइफ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स जो हैं, वो उस वेस्ट की वजह से बच्चों बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट की वजह से अपने इंडिया के अंदर देखा जाए या और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ओशियन, स्ट्रीम्स, एस्टुअरीज, ये हाईली पोल्यूटेड हो चुके हैं। तो अपनी जो ये मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को अपने को चेंज करना पड़ेगा कि वाटर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए नहीं है। बड़ी मेंटेलिटी ये बनी हुई है, लेकिन इस मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी हाईली पोल्यूटेड हो जाती है, और उस पोल्यूटेड वाटर बॉडी में रहने वाले जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म है, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। अब बच्चों अपन वाटर पोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखो, by the addition of organic and inorganic materials as well as a biological materials in water. By the addition of organic and inorganic material as well as biological material in water, physical and chemical properties of water become changed. Physical and chemical properties of water become changed. This process known as water pollution. ठीक है, देखो बच्चों, किसी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज बायोलॉजिकल मटेरियल ऐड होने से उस वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को बच्चों अपन क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स आर एडेड इन वाटर, सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बिकम चेंज्ड। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को अपन कहेंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन। क्लियर? अब ये जो वाटर पोल्यूशन होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ डिसॉल्व्ड
ऑक्सीजन, वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर। किसी वाटर बॉडी में, किसी वाटर के सैंपल में अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO की वैल्यू 8 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे चली जाती है तो बच्चों वाटर जो है वो वाटर क्या माना जाएगा? एज्यूम्ड पॉल्यूटेड। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर माना जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रीच एट 4 मिलीग्राम पर लीटर और बिलो, देन वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। वाटर कैसा माना जाएगा बच्चों? हाईली पोल्यूटेड। तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू या कंसंट्रेशन बताई गई है कि 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर बिलो कंसंट्रेशन या वैल्यू होती है DO की तो वाटर को पोल्यूटेड माना जाता है, और 4 मिलीग्राम पर लीटर या उससे बिलो वैल्यू हो, कंसंट्रेशन हो डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तो बच्चों वाटर को हाईली पोल्यूटेड माना जाएगा। ठीक है, अब जो हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं पोल्यूटेड वाटर के वो अपन जानते ही हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वाटर पोल्यूशन इज ए वेरी डेंजरस प्रोसेस फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास किया बच्चों 1974 में। तो अच्छी तरह से समझेंगे इंडियन गवर्नमेंट passed water prevention and control of pollution Act 1974। ठीक है, एनवायरमेंटल एक्ट बच्चों मैंने पीछे आपको बताई दिया था 1986। ठीक है, एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्ट 1981 जिसको अमेंडेट किया गया, उसमें संशोधन किया गया 1987 में, और साउंड पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था बच्चों 1974 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं या कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है, इन चीजों को अब अपन समझते हैं। वाटर pollutants, first is domestic sewage। फर्स्ट इज डोमेस्टिक सीवेज। इसको बच्चों अपन मेजर वाटर पोल्यूटेंट कंसीडर कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज है, रोजाना प्रोड्यूस होने वाला डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको बच्चों अपन मेजर वाटर पोल्यूटेंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें खूब सारे, ध्यान देंगे बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है,
माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स, बायोडिग्रेडेबल मैटर, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड मटेरियल, ये सब चीजें बच्चों डोमेस्टिक सीवेज के अंदर प्रेजेंट होती है। और ओनली 0.1% इम्प्योरिटीज, वाटर में केवल 0.1% इम्प्योरिटीज की वजह से नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, केवल 0.1% इम्प्योरिटीज की वजह से जो वाटर है वो ह्यूमन के यूज के इंपॉर्टेंस का नहीं रह पाता है। सोच के देखो, केवल 0.1% इम्प्योरिटीज की वजह से वाटर ह्यूमन यूज के लायक रहता ही नहीं है। तो बच्चों अपने को वाटर में डिस्पोज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वेस्ट को वाटर में ना डाला जाए, क्योंकि थोड़े बहुत अमाउंट में भी अगर वेस्ट प्रेजेंट है वाटर में तो वो काम में लेने लायक नहीं बचेगा। अब बच्चों इस 0.1% इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेकंड इज colloidal material, and third is dissolved material, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड, colloidal material and dissolved materials are present in 0.1% impurities of water। सस्पेंडेड सॉलिड्स की जैसे अपन बात करें, सॉइल है, सिल्ट, क्ले, ये सब बच्चों किस में इंक्लूड हो जाएंगे, सस्पेंडेड सॉइल में। कोलोइडल मटेरियल की अपन बात करें, फिसल मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर, फाइबर्स, ये बच्चों सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, कोलोइडल मटेरियल में। एंड थर्ड डिसॉल्व्ड मटेरियल, इसमें जैसे अपन इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स को, लाइक नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये सब डिसॉल्व्ड मटेरियल हो जाएंगे जो 0.1% इम्प्योरिटीज में बच्चों अपन इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि बिल्कुल माइनर से अमाउंट की वजह से भी, माइनर से वेस्ट अमाउंट की वजह से भी जो वाटर है वो वाटर बच्चों ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजेबल नहीं रह पाता है। तो वेस्ट मटेरियल को वाटर में पास करने से पहले अपने को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ये अपनी बुक में लिखा हुआ भी है कि केवल इतनी सी इंप्योरिटीज की वजह से वाटर यूजेबल नहीं रह पाता है ह्यूमन यूज के लिए। तो ये तो बच्चों फर्स्ट रीजन हो गया, ठीक है, जो कि एक मेजर कोज है, मेजर वाटर पोल्यूटेंट माना जाएगा डोमेस्टिक सीवेज। सेकंड वाटर पोल्यूटेंट अपनी बुक में दिया हुआ है बच्चों, उसके बारे में अपन और देखते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। देखो बच्चों, सेकंड इंडस्ट्रियल
इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स बहुत सारी। देखो बच्चों, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा, इन सब का जो वेस्ट है, रिलीज्ड वेस्ट, इस रिलीज्ड वेस्ट में बच्चों हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ में विथ हैवी मेटल, हैवी मेटल, हैवी मेटल की कैटेगरी में किसको रखा गया है? जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो? ज्यादा हो, उनको बच्चों हैवी मेटल की कैटेगरी में रखा गया। लाइक मरकरी है, लेड है, कॉपर, कैडमियम, ठीक है, इन सबको हैवी मेटल की कैटेगरी। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब का जो वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर में हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ साथ हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो लिविंग फॉर्म्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। वाटर बॉडीज में पहुंचकर और अगर लिविंग फॉर्म में पहुंचते हैं तो नुकसानदायक होते हैं। आगे वाले सेक्शन में बच्चों में पढ़ाऊंगा भी आपको। अभी जैसे मरकरी है, पारा है, उसकी वजह से मीनामाटा डिजीज, कैडमियम की वजह से इताई डिजीज। तो ये जो हैवी मेटल है, ये हैवी मेटल बच्चों मैग्नीफाई भी हो सकते हैं और हार्मफुल इंपैक्ट भी डालते हैं। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है ये सेकंड मेजर वाटर पॉल्यूटेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। थर्ड अपन देखते हैं बच्चों, थर्ड वाटर पॉल्यूटेंट क्या है? थर्ड, हीटेड वेस्ट वाटर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। हीटेड वेस्ट वाटर ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है बच्चों हॉट वाटर, ठीक है। और ये हॉट वाटर जो है, ये हॉट वाटर हार्मफुल इफेक्ट डालता है किन पर? हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। हीट सेंसिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चों बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं इस गर्म पानी की वजह से। हाँ, ये एक अलग बात है कि थर्मल पावर प्लांट का हॉट वाटर अगर रिलीज किया जाए कोल्डर रीजन में, कोल्डर एरियाज में, तो उस वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल है उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज तो जो नॉर्मल वाटर बॉडी में अगर थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों उसमें रहने वाले एक्वेटिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्लियर? ये तो बच्चों हो गए वाटर पॉल्यूटेंट्स या कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब अपने को देखना है बच्चों इफेक्ट, कि अगर वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है तो वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट्स अपने को अब स्टडी करने हैं। देखो बच्चों,
इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अपनी बुक में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले मैं एक बार सारे पॉइंट्स लिख देता हूं और फिर एक एक पॉइंट को बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में क्या आना? कमी आना। ये वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट है। सेकंड, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, ये बच्चों वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट है। थर्ड, ब्लॉकेज ऑफ वाटरवेज, जो जल मार्ग है, वाटरवेज है, उनका ब्लॉक हो जाना, रुक जाना। फोर्थ, कॉज ऑफ सीरियस डिजीज, कई सारी सीरियस डिजीज वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। फिफ्थ, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। एंड सिक्स्थ, यूट्रोफिकेशन। तो बच्चों पॉइंट्स वाइज ये इफेक्ट्स दिए हुए हैं वाटर पोल्यूशन के अपनी बुक के अंदर। क्लियर? वापस से देख लो। डिक्लाइन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उसमें कमी आ जाती है वाटर पोल्यूशन की वजह से। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम बनते हैं। ब्लॉकेज ऑफ वाटरवेज हैं, वाटरवेज जो होते हैं, जलमार्ग होते हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। कॉज ऑफ सीरियस डिजीज, कई सारे गंभीर रोगों का कारण बनता है। बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी आना। देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में सबसे पहला इफेक्ट है डिक्लाइन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी आना। ये चीज अपन पढ़ें उससे पहले बच्चों अपने को बीओडी वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है बीओडी। फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो डेफिनेशन बीओडी की। बीओडी इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन। बीओडी बच्चों किसका मेजरमेंट है? ऑक्सीजन का। रिक्वायर्ड बाय एरोबिक डिकम्पोजर्स, रिक्वायरमेंट किसको होती है? डिकम्पोजर्स को। कैसे? एरोबिक। फॉर द बायोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, या सिंपली अपन ऐसा कह सकते हैं, in 1 liter of water, in 1 liter of water, amount of required oxygen by microbes in decomposition of organic matter। ठीक है, किसी वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है माइक्रोब्स को, उसी को कहेंगे बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वापस से समझ लेंगे, बीओडी इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन। किसका मेजरमेंट है? ऑक्सीजन का। रिक्वायर्ड बाय एरोबिक डिकम्पोजर्स फॉर द बायोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उनके डिग्रेडेशन के लिए एरोबिक माइक्रोब्स को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसी को बीओडी कहेंगे। अब बच्चों सिंपल सा फंडा है, व्हेन
more amount of organic matter present in water, then high concentration of BOD required for decomposition. तो देखो, if BOD is increased, माना BOD का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड इन वाटर। भाई जो वाटर में डिजोल्व है ऑक्सीजन, उसी को तो यूज लेंगे। तो अगर माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वही मिलेगी। तो अगर बीओडी की वैल्यू बढ़ती है तो बच्चों डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो, हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर ऑर्गेनिक वेस्ट का हायर अमाउंट प्रेजेंट है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन वाटर, वाटर में डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बीओडी हाई, अगर बीओडी का वैल्यू ज्यादा है, लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का लेवल भी ज्यादा है और डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो अगर वाटर बॉडी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, बीओडी का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा और डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू उतना ही कम होगा। अब किसी वाटर बॉडी में, रिवर में, अगर हम सीवेज को डिस्चार्ज करें तो उस रिवर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर क्या इफेक्ट होता है? जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है डिक्लाइन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन में कमी आती है, गिरावट आती है। वो कैसे आती है बच्चों? इस चीज को अपन ध्यान से समझेंगे। देखो, ये जैसे अपन क्या मान लेते हैं, इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन कैरेक्टर्स ऑफ ए रिवर, एक रिवर के कैरेक्टर्स में पर क्या इफेक्ट होता है सीवेज डिस्चार्ज का, ये अपन जैसे इमेजिन कर लेते हैं, माना एक रिवर है। अब देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर देखें, ध्यान से समझना, स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या मान लो? वेस्ट नॉट डिस्चार्ज्ड, माना वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं किया गया। तो इधर ध्यान से समझो बच्चों, एक तो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है डॉटेड लाइन, ये एक तो ब्लैक कलर से बच्चों डॉटेड लाइन मान लो इस ग्राफ में, और एक ही ऐसे कंप्लीट है। तो देखो, कंप्लीट जो दिख रहा है ग्राफ में वैल्यू ज्यादा, ये तो किसका हो गया? डिजोल्व ऑक्सीजन का। ये जो कर्व है ये किसका है? डिजोल्व ऑक्सीजन का। ये जो बच्चों एंटायर लाइन से दिख रहा है, कंप्लीट लाइनिंग जो बनाई हुई है, ये तो डिजोल्व ऑक्सीजन की है। एक ही कलर का मार्कर होने की वजह से ऐसा किया है। और जो ये ऐसे ब्रेकिंग डॉटेड लाइन जो अपने को दिख रही है, बीओडी की वैल्यू है। तो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा मानो कि जब रिवर में सीवेज डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो उस समय पर अगर देखें डिजोल्व ऑक्सीजन, उसकी वैल्यू तो क्या है? ज्यादा, और बीओडी उसकी वैल्यू कम है। अब इसको कैसे पता चले कि स्टार्टिंग में डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा है और बीओडी की वैल्यू कम है? ये यहां पर ग्राफ में देखो बच्चों, ये ऐसे कंप्लीट लाइन से जो वैल्यू दिख रहा है वो तो बच्चों डीओ का है, डिजोल्व ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा है कंसंट्रेशन। और ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है बच्चों बीओडी, इसकी कंसंट्रेशन कम है स्टार्ट में। ठीक है, और स्टार्ट में बच्चों जो फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह होती, ये भी प्रेजेंट होती। अब इधर देखो, माना सीवेज को डिस्चार्ज किया गया रिवर के अंदर, लिखा हुआ है नीचे सीवेज डिस्चार्ज, माना सीवेज को डिस्चार्ज किया गया, तो बच्चों अपन जानते हैं सीवेज में क्या प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनिक मैटर। और सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो माइक्रोब्स उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिजोल्व ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ली जाएगी। तो इधर देखो, अब सीवेज डिस्चार्ज करने की वजह से
जो बच्चों डिसॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ है, ये ग्राफ नीचे गिरता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ नीचे गिरता है। क्यों? सीवेज डिस्चार्ज करने के रीजन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन को यूज लिया जाता है। और सीवेज डिस्चार्ज करने की वजह से बीओडी का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऊपर बढ़ता है। ये दिख रहा है आपको, ये ग्राफ जो है ये ग्राफ ऊपर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। अब जैसे जैसे फ्लो होता रहेगा है, वैसे वैसे ऐसे मान लो ऑर्गेनिक मैटर यूज आकर खत्म होता जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बच्चों डिकम्पोजिशन है, बीओडी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, और डीओ की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, डीओ का वैल्यू ज्यादा था और बीओडी का वैल्यू कम था। ठीक है, अब देखो जस्ट आफ्टर सीवेज डिस्चार्ज, जस्ट आफ्टर सीवेज डिस्चार्ज, माना सीवेज डिस्चार्ज किया तो क्या हुआ? डीओ की वैल्यू डिक्रीज हो गई और बीओडी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो डीओ की वैल्यू तो हो जाती है डिक्रीज और बीओडी की वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। कारण आपके समझ में आ गया भाई, सीवेज डिस्चार्ज किया उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज लेंगे, तो बीओडी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डीओ का घट रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे बच्चों ऑक्सीजन की डिमांड कम होती चली जाएगी, तो वापस बीओडी का लेवल नीचे आ जाएगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और बीओडी का लेवल वापस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, जब ये डिस्चार्ज करते हैं सीवेज, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, मछलियां मर जाती है, डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, और स्वच्छ पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं। और जैसे जैसे बीओडी का वैल्यू गिरेगा, डीओ का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म वापस रीअपीयर हो जाते हैं। तो सीवेज डिस्चार्ज करने की वजह से जो वाटर बॉडी है, रिवर है, उसकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये पहला इफेक्ट हो गया बच्चों वाटर पॉल्यूशन का। अब बाकी की जो चीजें दी हुई है, एल्गल ब्लूम, ब्लॉकेज ऑफ वाटरवेज, कॉज ऑफ सीरियस डिजीज, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ये सब बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।